नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रुकमणी प्रकाशन पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके जिसके प्रश्नों को साथ में उनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है, जिसका 4 ऑप्शन दिया गया है, कीकर, चीड़, सागवान और सुंदरी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग शंकुधारी वन का, तो शंकुधारी वन शंकु और नुकीले पौधे और ये वन आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, स्कैंडिनेविया, रूस, एशिया, साइबेरिया के अधिकांश हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के पेड़ों में नुकीले पत्ते होते हैं, शंकु होते हैं और बीज धारण करते हैं। शंकुधारी पेड़ों में आपका देवदार का पेड़ आ गया, आग यानी कि चीड़ का पेड़ आ गया, हेमलॉक का आ गया, स्प्रूस आदि शामिल होता है। इसके अलावा शंकुधारी जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों में ब्लैक स्प्रूस, व्हाइट स्प्रूस, बाल्सम फीड, रेडवुड, डगलस फीड, व्हाइट पाइन, शुगर पाइन, पोंडरोसा पाइन, जेफरी पाइन, सरू और देवदार आदि शामिल हैं। यह पेड़ आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध की अधिकांश ऊंचाई, जहाँ पर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, वहाँ पर यह पाए जाते हैं। इसके अलावा वन प्रदेश की बात करेंगे हम लोग शंकुधारी का, तो वन उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश में शंकुधारी वन है जो कि पाया जाता है। इन्हें टैगा भी कहा जाता है क्योंकि यह वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख वृक्ष की बात करेंगे तो आपका चीड़ का वृक्ष हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया, ये आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख जानवर की बात करेंगे तो लोमड़ी हो गया, मिंक हो गया, ध्रुवीय भालू आदि जानवर हैं जो कि आपका शंकुधारी वनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंथेटिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होता है। तो सिंथेटिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से आखिरकार क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ध्वनि का प्रदूषण दिया गया था, मृदा का निम्नीकरण है, स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण है और मृदा के जैविक पदार्थों में वृद्धि है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मृदा का निम्नीकरण। ठीक है, अगर आप सिंथेटिक उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो मृदा का निम्नीकरण है जो कि आपका हो जाएगा, मृदा के पास जो शक्ति होती है वो आपका खत्म हो जाएगा। सिंथेटिक उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट जैसे मानव निर्मित यौगिक से बनाए जाते हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर सिंथेटिक उर्वरक पौधे को पोषण देते हैं और जैविक उर्वरक मिट्टी को पोषण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है? तो हेलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, हेलोजन आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें 5 या 6 रासायनिक रूप से संबंधित तत्व हैं, जैसा कि फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और स्टेटिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हेलोजन के सबसे बड़ी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह अभिक्रियाशीलता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और उच्च प्रभाव परमाणु आवेश के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के कारण विलंबित हुआ था। ठीक है, तो भारत का जो पंचवर्षीय योजना जब आप पढ़िएगा, 12 पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो उनमें से देखिएगा कि 8वां, 7वां और 8वां पंचवर्षीय योजना का जो बीच में आपका 2 साल का गैप होता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया था आखिरकार उस गैप का कारण क्या था, विलंबित यानी कि देर क्यों हुआ था। ठीक है, तो देश के केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण है जो कि 8वीं पंच योजना है जो कि विलंबित हो गया था। ठीक है, इसके अलावा केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी और 1992 से 91 और 91 से 92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1992 से लेकर 1997 की अवधि के लिए तैयार हुआ था। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, ये योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता है? तो स्वतंत्र अवधि में यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1952 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें आपका जो खसाबा यादव थे, यानी कि इसे इन्हें किरीट यादव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक है जो कि आपका जीता था। उन्होंने रेसलिंग में 1952 के हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है, वहाँ पर उस ओलंपिक में कांस्य पदक अपना जीता था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पदक 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया एक स्वर्ण पदक है। इसके अतिरिक्त कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखिएगा, ओलंपिक में जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने वेटर लिफ्टिंग में 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। इसके अलावा नॉर्मन
पिचार्ड के बारे नॉर्मन पिचार्ड के बारे में याद कीजिएगा। नॉर्मन जो पिचार्ड है ओलंपिक में पदक जीतने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्होंने 1900 पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में ये पदक जीता है। इसके अलावा 2016 के रियो ओलंपिक पदक विजेता की बात करेंगे तो पीवी सिंधु में बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी। साक्षी मलिक कुश्ती के लिए कांस्य पदक है जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में है, जो कि इन्होंने पदक है जो कि जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दरों को नियंत्रित करती थी। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, दो कथन दिया गया है और उनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है या एक और दोनों सही है, ना तो एक और ना तो दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाली जो भील जनजाति है उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित है जो कि करती है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट को भारत के कुछ हिस्सों में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलते हैं। इसके अलावा हालांकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल होता है वो आपका पश्चिम घाट से ही होता है। जैसे कि आपका तुंगभद्रा हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, जैसे महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम स्थल आपका पश्चिमी घाट में है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में सदाबहार वने हैं। हालांकि यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल है जो कि आप कॉफ़ी है, जो कि आप देखते होंगे। जो कॉफ़ी का जो सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो दोस्तों आपका कर्नाटक ही है। इसके अलावा अनाईमुडी भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिम घाट की अनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, अनाईमुडी इसका राइट आंसर होगा। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर या 8,842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। अनाईमुडी नाम का एक अनुवाद हाथी के विकसित के रूप में किया जाता है। ये केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के समांतर चलती हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्वी घाट पश्चिम घाट की तुलना में ऊंचाई में कम है। इसके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका जिन धागरा चोटी है जो कि 1690 मीटर है। इसे अरमा-कोंडा या सीतामा-कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। पूर्वी घाट में उत्पादित मुख्य फसल आपका चावल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश योजना का उद्देश्य पर लैंगिक व्यक्तियों को कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय को प्रदान करना था। उस योजना का नाम हमको बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्माइल योजना के नाम से भी जानते हैं। स्माइल जिसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, नई अमरेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्यों में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो शीतकालीन वर्षा को कुल मात्रा में दिए गए स्थानीय नाम की पहचान करना है तो इसका राइट आंसर आपका महावत हो जाएगा। ठीक है, शीतकाल में जो वर्षा होता है उसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवन के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के रूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। बाकी काल वैसाखी के बारे में हम लोग कल बहुत ही डिटेल पूर्वक चर्चा किए थे, लू के बारे में भी किए थे। ठीक है, तो आप लोग जाके कल का वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका भारत के लिए जो महान्यायवादी की नियुक्ति है, पहली बात तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछा गया कौन से अनुच्छेद के तहत यानी कि आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 76 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी कि इंग्लिश में से अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है और महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायाधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करता है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भगोरिया। भगोरिया जो आपका नृत्य है, जिसे कि त्योहार के रूप में भी देखा जाता है, यह आपका आदिवासी हाट है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नृत्य दिया गया है पांडवानी, पंथी, सैला, इन सभी का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ से है। बाकी अभी आगे हम लोग सभी भारत के सभी नृत्यों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, अगला है कि 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किसने जीता। तो 2018 में बात करेंगे तो कुचिपुड़ी में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है जो कि पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री को मिला था। ठीक है, 2018 का जो संगीत नाटक एकेडमी है उसमें आपका नृत्य के क्षेत्र में 9 प्रतिष्ठित कलाकारों को चुना गया था। भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर को, कथक के लिए ईशिरा और मूल शाह को, ठीक है, संयुक्त पुरस्कार दिया गया था। मोनिका के लिए अखमल लक्ष्मी देवी को, कुचिपुड़ी के लिए पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री को, ओडिसी के लिए स्वरूप सेन को, सतरिया के लिए टंकेश्वर हजारिका बोरव्यान को, इसके अलावा मोहिनीअट्टम के लिए गोपिका वर्मा को, छाऊ के लिए तपन कुमार पटनायक को और समकालीन भरतनाट्यम गुरु दीपक मजुमदार को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में आपका 12 अनुसूची है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। पहले की वीडियो में भी हम इस प्रकार के माने कि अनुसूची के बारे में चर्चा किए हैं कि 12 अनुसूची में कौन कौन सा किससे संबंधित है। तो पहली जो अनुसूची है वो आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया है। दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष के प्रावधान किसी राज्य की विधान परिषद अगर उस राज्य में है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके क्षेत्रों की सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपका शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में वर्णित करता है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यों की परिषद को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5 की बात करेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। ये 3 प्रकार की सूची है। ठीक है, इनमें अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची की बात करेंगे तो इस पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र को होगा। कि इसके अलावा राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्यों को होगा। और समवर्ती सूची में बात करेंगे कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है जो कि वर्तमान में आपका कितना है, तो आपका वर्तमान में कितना भाषा है, तो 28 भाषा है। ठीक है, पहले आपका 14 भाषा हुआ करता था। ठीक है, सॉरी, आपका 22 भाषा है। पहले आपका 14 भाषा हुआ करता था, लेकिन अब आप कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अनुसूची 9 की बात करेंगे तो कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान करता है। अनुसूची 10 की बात करेंगे तो दल बदल के आधार पर आयुक्ता के प्रावधान से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपका पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुसूची 12 की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां से संबंधित है। इसमें से जो 8 अनुसूची तक है आपका मूल संविधान में भी था जब संविधान आपका बन के तैयार हुआ था, लेकिन 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ा गया है। 9वां जो है वो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, उसी समय जोड़ा गया था। 10वां आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन कब हुआ था दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। हाँ, 1985 में जोड़ा गया था, याद आ गया। इसके अलावा 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसे आपका 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और 12वीं अनुसूची को आपका 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से है, जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी होती है। तो गोल पोस्ट के बीच की दूरी की बात करेंगे तो आपका होता है 7.32 मीटर, और आपका जो क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक का दूरी होता है आपका 2.44 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मैचों में फुटबॉल मैदान की लंबाई की बात करेंगे तो 100 से 110 मीटर होता है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 64 से 75 मीटर तक होता है। इसके अलावा गोल पोस्ट के अंदर की गहराई आपका 2.44 मीटर होता है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोची उत्सव की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, गोची उत्सव को गोत्सी भी कहा जाता है। गोची चंद्रा भाग घाटियों में उन परिवारों के द्वारा मनाया जाता है जिनके पिछले वर्ष में एक लड़का हुआ है। इसके अलावा त्यौहार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दौरान मनाया जाता है। इस पर्व में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सांकेतिक विवाह भी किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो त्यौहार के विषय में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का जो मतलब है यही है कि अगर त्यौहार के विषय में आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान जाते हैं, एग्जाम में मान लीजिए वो भूल भी जाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा फैक्ट से आप उस आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर सुनते जाइएगा, याद कीजिए या ना कीजिए वो आपका मर्जी है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के कुछ प्रसिद्ध मेलों और त्योहारों के बारे में देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, दशहरा, ये सब आपका आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में रेह, बूढ़ी बूट, मयको, ड्रे, पोंगटू, लोसार, इसके अलावा मुरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश में। असम में बात करेंगे तो अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, दिहिम पंडकाई। बिहार की बात करेंगे तो छठ पूजा, बिहुला। ठीक है, वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो माघ पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा में आपका सनबर्न फेस्टिवल, लादेन, मांडो। गुजरात की बात करेंगे तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण, मोढेरा नृत्य उत्सव। हिमाचल प्रदेश में आपका रखा दुमनी, इसके अलावा गोची उत्सव। हरियाणा में आपका बैसाखी, जम्मू कश्मीर में हरनवमी, चारी, बहु मेला, दोस मोचे। झारखंड में करम उत्सव, होली, रोहनी, टूसू। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, उगादी, आपका उगादी आंध्र प्रदेश में मिला था तो यहाँ भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। केरल में ओणम, विशु। मध्य प्रदेश में आपका लोकरंग उत्सव हो गया, तेजाजी हो गया, खजुराहो पर्व हो गया। मेघालय में नौगकरेम उत्सव, खासी उत्सव, वांगला उत्सव, साजीबू, चिरावा उत्सव। महाराष्ट्र में आपका गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर में यासोंग, पोराग, चमांगकुट। मिजोरम में चापचारकुट महोत्सव। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, मौसम महोत्सव। उड़ीसा में रथ यात्रा, रज पर्वा, नुआखाई। पंजाब में लोहारी, बैसाखी। राजस्थान में गणगौर, तीज, बूंदी, बानेश्वर मेला। सिक्किम में लोसार, सागादाबा। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव। तेलंगाना में बोनालू, बथुकुंबा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा उत्सव। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। उत्तरांचल में गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी। ये सभी आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको आप लोग PDF से एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का फर्स्ट प्राइज किस सिटी को मिला है। तो फर्स्ट प्राइज को बात करेंगे तो फर्स्ट जो प्राइज है आपका 2 सिटी को मिला है। एक सिटी तो आपका इंदौर है और एक सिटी का नाम आपका है सूरत। ठीक है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से फर्स्ट प्राइज दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड की बात करेंगे तो पहला स्थान पे आपका इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये पहला स्थान पे सूरत भी है जो कि गुजरात में है। सेकंड स्थान किसी को नहीं मिला है। थर्ड की बात करेंगे तो नवी मुंबई को मिला है जो कि महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम फोर्थ पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। 5वां नंबर पर भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश में है। विजयवाड़ा 6ठा नंबर पर है आंध्र प्रदेश में। न्यू दिल्ली को भी मिला है जो कि आपका दिल्ली में है, 7वां नंबर पर है। 8वां नंबर पर तिरुपति है जो कि आंध्र प्रदेश में है। 9वां नंबर पर ग्रेटर हैदराबाद है जो कि आपका तेलंगाना में है। और 10वां स्थान पर आपका पुणे है जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा बॉटम से 3 स्टेट की बात करेंगे तो कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है बॉटम से फर्स्ट है। बॉटम से सेकेंड आपका आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। हरोरा वेस्ट बंगाल में। तीनों आपका बॉटम से है। ठीक है, बॉटम से फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। इसके अलावा टॉप स्टेट्स की बात करेंगे यानी कि राज्यों कौन से राज्य को फर्स्ट स्थान मिला है तो महाराष्ट्र को फर्स्ट मिला है, मध्य प्रदेश को सेकेंड और छत्तीसगढ़ को थर्ड स्थान मिला है स्टेट में। इसके अलावा बात करेंगे मोस्ट इम्प्रूव्ड आपका सिटी कौन है तो पणजी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के रूप में डैश के स्वामित्व में है। तो जो नाबार्ड आपका बैंक है वो आपका भारत सरकार के पूर्ण रूप से स्वामित्व में है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत सरकार होगा। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड होता है। एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की उत्पत्ति का पता किसके साथ कौन सी समिति के सिफारिश पर हुआ था तो सी रमन के समिति के सिफारिश पर किया गया था आपका 12 जुलाई 1982 को, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट का समय लगता है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 होगा।
सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के चारों चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दूरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा लगभग 27.32 दिनों में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। शुक्र की बात करेंगे तो 225 पृथ्वी दिनों में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करता है। बृहस्पति की बात करेंगे तो लगभग 12 वर्ष पृथ्वी वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से 4 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन से समूह से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो पेंगुइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी की बात करेंगे तो स्तनधारी की विशेषता है कि वहाँ से उसके शरीर पर बाल होगा, स्तन ग्रंथियाँ मजबूत होगी, यह हवा पानी और जमीन में भी रह सकता है, इसका एक भारी कान पीना होता है, इसके 4 कच्चे हृदय होते हैं। इसके अलावा किलर व्हेल, राइट व्हील, हम्पबैक इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है, तो गंगा को जाना जाता था, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को ही मगध के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मगध का प्राचीन भारतीय साम्राज्य राज्य के पश्चिम मध्य क्षेत्र में, जो अब उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार में स्थित है। इसके अलावा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इसने कई बड़े राज्यों या साम्राज्यों के नींव के रूप में कार्य किया है। गंगा नदी घाटी मगध का रणनीतिक स्थान है, जिसने इसे नदी पर संचार, व्यापार और हावी होने की अनुमति दी है। इसके प्रारंभिक महत्व का कारण हो सकता है नदी ने मगध और गंगा डेल्टा समृद्ध बंदरगाहों के बीच एक नाली के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की मुफ्त यात्रा के लिए किस प्रदेश सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा है जो कि किया गया था, इसको भी याद देखिएगा। अयोध्या में अभी नया नया राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसका फीट याद देखिएगा 161 फीट का ये मंदिर है। इसके अलावा इसके वास्तुकार का भी नाम याद रखिएगा, रामचंद्र सुतार इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रामलला जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो आपका इनका जो राम जी थे उनका 5 वर्षों की अवस्था को उसमें पिरोया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्या याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए। बाकी अयोध्या कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।